नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। नैनीताल में जय जननी जय भारत की टीम ने रविवार को हनुमानगढ़ी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया, जिसमें 8 कट्टे शराब की बोतल और अन्य कूड़ा, फूटी हुई शराब की बोतलें और प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित की गई। और वहीं टीम लीडर सभासद मनोज जगाती ने कहा कि मंदिर पवित्र स्थल है और इससे लगे पार्क में शराब की बोतलें मिलना दुर्भाग्य है। और वहीं कई लोगों ने यहां डायपर सरीखी गंदगी डाली और वहीं जिसकी टीम ने निंदा भी की। और वहीं क्षेत्र के लोगों का आह्वान किया कि वो आने वाले पर्यटकों को सफाई के लिए जागरूक करें और वन विभाग से मांग की है कि वो पार्क संरक्षण के लिए किसी जो जिम्मेदारी दे, जिससे धार्मिक स्थल की पवित्रता बनी रहे और वही साफ भी रहे। और उनकी टीम भी सफाई में मदद करेगी। और टीम में पवन आर्य, एवरेस्ट विजेता और वहीं टूसी अनित शाह और नंदा देवी शाह और वैभव चंद आर्या मौजूद रहे। और वहीं रुद्रपुर की शांति विहार कॉलोनी स्थित एक वृद्धा आश्रम में बेटे समेत महिला को बंधक बनाने का एक मामला सामने आया और महिला की शिकायत पर पहुंचे रिश्तेदारों ने आश्रम का पता लगाकर मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर आश्रम संचालिका से मुख्य गेट की चाबी मंगवाई और महिला और उसके बेटे को छुड़वाया। और वहीं महिला का आरोप था कि आश्रम में काम के बहाने संचालिका लाई थी और आश्रम में 3 ताले लगाकर बंधक बना दिया गया। और वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है और वृद्धा आश्रम में महिला और उसके बेटे को बनाया बंधक। शांति विहार कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में वृद्धा आश्रम बनाया। और वहीं पलिया पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले रेशम सिंह ग्रामीणों के साथ ढूंढते हुए कॉलोनी स्थित आश्रम पहुंचे और पुलिस की शिकायत और वहीं पुलिस को रिश्तेदार की एक महिला और उसके बेटे को बंधक बनाने की शिकायत की। और वहीं रिश्तेदारों ने बताया कि गाँव पलिया की रहने वाली रजविंदर कौर के पति की मौत हो गई है और महिला अपने बेटे के साथ पहले सितारगंज स्थित सिडकुल में नौकरी करती थी और इस दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। पहले उसे सितारगंज में वृद्धाश्रम बताकर नौकरी दी और 9 महीने रखने के बाद 22 मार्च को और रुद्रपुर स्थित कॉलोनी लेकर आई। 12 अप्रैल को वहीं रजविंदर का कॉल आया और वहीं उन्हें बंधक बनाने और प्रताड़ित करने की शिकायत की गई। और उन्होंने आगे बताया कि कई दिनों तक घर में 3 जगह ताले लगाकर रखा जाता है और साथ ही तनख्वाह भी नहीं दी। और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आश्रम के संचालिका से ताला खुलवाया और 1 घंटे के इंतजार के बाद ताला खुलने पर पुलिस शिकायतकर्ता महिला को छुड़वाकर कोतवाली ले गई और जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि महिला को बंधक बनाने की सूचना मिली थी, जिस पर महिला और बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया और पुलिस द्वारा पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है। फिलहाल मामले में कोई भी तहरीर नहीं आई है। वहीं देहरादून के टर्नर रोड स्थित तस्मिया अकेडमी में रविवार को 2 दिवसीय कुरान प्रदर्शनी का दूसरा दिन था। और वहीं यहां पर रविवार सुबह लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े और वहीं कुरान की रोशनी से तस्मिया नूरानी और लोग इन लम्हों को अपने कैमरों में कैद करें। और वहीं प्रदर्शनी 18वीं प्रदर्शनी है, जिसमें सालों पुराने कुरान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और दूसरे दिन ईरान से एक प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पहुंचा। और वहीं संयोजक डॉक्टर एस फारूक ने बताया कि लाइब्रेरी में 1.25 ग्राम से लेकर 2.5 टन तक के कुरान उपलब्ध है। और वहीं यहाँ पर मुगल शासकों के लिखे और छपवाए कुरान भी उपलब्ध है और भारत की कई जबान समेत विदेशी जबानों में भी कुरान का तर्जुमा लोगों तक कुरान पहुँचाने के लिए कराया गया। और इस साल 1487 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी एक नई कुरान प्रदर्शनी में शामिल की जा रही है। और उन्होंने दावा किया कि ये ऐसी कुरान कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा तांबे पर लिखी कुरान, 24 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी कुरान और पॉकेट वाली कुरान, डिजिटल कुरान, वावी और आलिफ कुरान भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। और वहीं मुफ्ती वसीउल्लाह ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। और वहीं प्रदर्शनी से कुरान का संदेश समाज तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं इससे धार्मिक सौहार्द भी बढ़ता है। और पूर्व पीसीसीएफ जयराज बीजेपी नेता राम कुमार वालिया ने कहा कि ये उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक धरोहर है और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और इससे और बड़ी प्रदर्शनी के रूप में लगाना चाहिए। और इस दौरान मौलाना रिसालुद्दीन हक्कानी, मुफ्ती सलीम अहमद कासमी और मुफ्ती जियाउल हक सैयद यासर, मुफ्ती अयाज शहजाद मौजूद रहे। और वहीं सांझी छत विकास ट्रस्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगा
और इसके लिए महिलाओं को सब रोजगार परक प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। और वहीं प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में संस्था के ट्रस्टी हरजीत सिंह ने कहा कि संस्था गुरु नानक देव के संदेश मानस की जात सब एक पहचानबो और गरीब का मुंह गुरु की गोलक के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है और इसमें विशेषकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई कोर्स, ब्यूटिशियन, धूपबत्ती निर्माण, जैविक खेती जैसे निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और ये भी कहा कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। और ये भी कहा गया कि महिलाओं को सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। और वहीं ट्रस्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनको बाजार भी उपलब्ध करवा रहा है और कहा कि उत्तराखंड में स्वरोजगार की अपार संभावना है, लेकिन जागरूकता के अभाव में पहाड़ से पलायन बढ़ता ही जा रहा है और जिसके रोकने के लिए ट्रस्ट काम कर रहा है। और उत्तरकाशी जिले के हरसिल क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं का समूह बनाकर कार्य शुरू भी कर दिया गया, जिसमें सेबकस, जैम समेत अन्य उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। और वहीं इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष हरमीत कौर, सुशील विरमानी, केशव शर्मा, हरीश आहूजा, जतिन आहूजा और जबदीप सिंह, मीना नागपाल जैसे लोग मौजूद रहे। और सांझी छत विकास ट्रस्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगा और इसके लिए महिलाओं को स्वरोजगार परक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बातचीत में संस्था के ट्रस्टी ने बताया कि संस्था गुरु नानक देव की संदेश मानस की जात तक पहुंचाने का है। और वहीं एमडीडीए ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट की कवायद अब तेज कर दी। और शनिवार को व्यापारियों की बैठक बुलाकर एक हफ्ते के अंदर दुकान शिफ्ट करने को कहा गया और ये भी कहा कि अगर व्यापारी खुद दुकान शिफ्ट नहीं करते हैं तो एमडीडीए जबरन शिफ्ट करवाएगा। और वहीं अक्टूबर 2016 में पूर्व सीएम हरीश रावत ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्लान का शिलान्यास किया था, जहां शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है और इसके साथ ही 1000 वाहनों के लिए पार्किंग भी बननी है। और शिलान्यास के बाद एमडीडीए और कार्यदायी संस्था के बीच करार हो गया था और बाजार के व्यापारियों के लिए पास में ही अस्थायी दुकान बनाई गई थी, लेकिन व्यापारी उन दुकानों में शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं। और वहीं शनिवार को एमडीडीए ने व्यापारियों की बैठक ली और वहीं एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने व्यापारियों को एक हफ्ते का समय दिया और उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर दुकान शिफ्ट नहीं की गई तो एमडीडीए जबरन शिफ्ट करवाएगा। और वहीं बैठक में व्यापारियों ने शिफ्टिंग से साफ इनकार कर दिया और व्यापारियों का कहना था कि जो दुकानें बनाई गई हैं उनका साइज बहुत छोटा और उसमें उनका कारोबार नहीं चल सकता। और इस मौके पर एमडीडीए के एएसआई सीएस रावत और ई अतुल गुप्ता और प्रशांत नोटियाल, डीएस चौधरी, व्यापारी जाहिद अहमद, जय नारायण, मनोहर लाल, अनिल श्रीवास्तव, दिनेश सती, मोनू तोपवाल और बाली सक्सेना राजू जैसे लोग मौजूद रहे। वहीं लगातार 2 दिन की छुट्टी और वीकेंड के चलते पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों का हुजूम उमड़ गया है और वहीं जाम के कारण हाल बेहाल रहे और मसूरी देहरादून मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग रही और मसूरी कैप्टी मार्ग पर भी जाम की स्थिति रही और वहीं होटल भी पैक रहे हैं। और वहीं मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि लगातार छुट्टियों के चलते शनिवार तक मसूरी पैक रहा और रविवार को 50% तक की बुकिंग रहेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि आगामी दिनों तक के लिए फिलहाल बुकिंग नहीं है, केवल वीकेंड पर ही मसूरी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और वहीं 3 दिनों तक मसूरी पैक रही। होटल व्यवसाय के साथ ही व्यापार में भी इजाफा हुआ और व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा और व्यापार में भी काफ़ी इजाफा हुआ। और शनिवार को पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन, मसूरी झील, सूरकंडा के साथ ही धनोल्टी,
बोरसनखंडा में भी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जुटी रही। वहीं कैंपटी फॉल के स्थानीय दुकानदार सुमन नोटियाल ने बताया कि आम दुकानदारों को इसका फायदा मिला और शनिवार को सुबह से पर्यटकों के आने का सिलसिला चलता रहा और पर्यटकों ने कैंपटी फॉल में प्राकृतिक झरने का जमकर लुत्फ भी उठाया। और कंपनी गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र राणा ने बताया कि पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही और पर्यटक वोटिंग के साथ ही यहाँ के सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और शनिवार को मसूरी में मॉल रोड के साथ ही संपर्क मार्गों और वहीं मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही और वहीं पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान भी काटे। और वहीं मसूरी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गिरीश शर्मा ने बताया कि मसूरी में पुलिस बल तैनात किया गया और कहीं कहीं मार्ग संकरा होने के कारण जाम की स्थिति भी बनी रही और जाम से निपटने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश करती रही। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों में बारिश के बाद लोगों की तपती गर्मी से राहत मिलती थी, लेकिन अगले 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा और चिंता की बात है कि प्रदेश के सभी शहरों में गर्मी बढ़ने के भी आसार है। और वहीं पर्वतीय इलाकों में 20 अप्रैल से फिर बारिश होने की संभावना जताई गई। हालांकि मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शुक्रवार शाम को जारी पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कुछ पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है और राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और 17 से 19 अप्रैल तक अब पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और वहीं बारिश के आसार भी नहीं है और वहीं चटक धूप खिलेगी, जिससे गर्मी बढ़ने के आसार बने हुए हैं। वहीं 20 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं और बाकी पर्वतीय जिलों में भी गर्जन के साथ बहुत हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल मौसम विज्ञान ने कोई चेतावनी भी जारी नहीं की है। वहीं हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू, सदस्य पूजा लटवाल के नेतृत्व में संस्था ने नशे से ग्रसित लोगों को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए हल्द्वानी में नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र और हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र का जल्द निर्माण कर नशे से ग्रसित लोगों को निःशुल्क नशा मुक्त इलाज और हस्तशिल्प प्रशिक्षण देने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा। और वहीं अध्यक्ष योगेंद्र साहू सचिव नंदकिशोर आर्य ने कहा कि लंबे समय से मांग की जा रही है, जबकि पूर्व कैबिनेट ने स्वीकृति भी दी थी मगर काम शुरू नहीं हो सका और लोगों ने जल्द लोगों को नशे से निजात दिलाने को लेकर निर्माण कार्य भी शुरू करने की मांग की है। और यहाँ कोषाध्यक्ष बलराम हलदार, संदीप यादव, नीलेश गुप्ता, गोविंद मिस्त्री, मुकेश कुमार, सूरज मिस्त्री, सुशील राय, दीपक प्रजापति लोग मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाना पुलिस ने एक युवक को 350 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं एसआई संजीत कुमार राठौर ने बताया कि बीते शनिवार रात पुलिस टीम रेलवे स्टेशन परिसर में बस्ती को जाने वाले रास्ते पर गश्त कर रही थी और इसी बीच एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया और पूछताछ में युवक ने अपना नाम मिराजुद्दीन उर्फ काली निवासी मूल दिल्ली, हाल निवासी किन्नर भवन, जरूरी बाजार, रानीखेत होना बताया। और वहीं तलाशी में उसके कब्जे से करीब 350 ग्राम चरस बरामद हुआ। रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं मंडी चौकी पुलिस ने हजारों की नकदी के साथ 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया और वहीं आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और वहीं पुलिस के अनुसार बीते शनिवार रात पुलिस टीम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पास गश्त कर रही थी और इसी बीच विश्वविद्यालय से सटे जंगल से कुछ लोग जुआ खेलते हुए दिखाई दिए और पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया और पूछताछ में उन्होंने अपना नाम पंकज बताया और इंद्रपुरी बरेली मोहम्मद नाजिम और वहीं मंदिर के पास नई बस्ती दीपक जायसवाल और इसके अलावा नागपाल ने और वहीं मनीष और वहीं बर्दीपुरा और सोनू दिवाकर और बरेली रोड होना बताया। और तलाशी में इनके कब्जे से करीब 14,500 रुपये की नकदी और ताश की गद्दी भी बरामद की गई है। और वहीं कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि 5 आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और वहीं लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुए विवाद की गूंज अब धीमे धीमे बढ़ती हुई नजर आ रही। और मुंबई में राज ठाकरे के बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब देश के कई हिस्सों में अपना रंग दिखा रहा है और देश के कई राज्यों में इस वक्त हिंसा और कहासुनी की घटनाएं भी सामने आ रही, जिनसे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से अब कुछ तक नियम तय कर दिए गए। और वहीं सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुई झड़प को देखते हुए हर जगह पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। स्थानीय शासन और प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए खास तैयारियों में जुटा है। जहां हाल ही के दिनों में दंगे हुए हैं, वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो वहीं इसके अलावा जुलूस को लेकर भी कुछ नियम कानून तय किए गए। महाराष्ट्र में आजान को लेकर लाउडस्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे देश भर में वायरस की तरह फैल रहा है। जगह जगह पर आजान के खिलाफ लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही जा रही है। और ये विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टिमेटम सरकार को दे दिया। या मशिदींवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाहीतर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। इसके बाद देश भर में लाउडस्पीकर का ऐसा राग छिड़ा कि सियासी धुरंधर भी अपनी अपनी आवाज बुलंद कर राज ठाकरे की ताल से ताल मिलाते नजर आने लगे। अब देश में बगावती सुर छिड़े तो छोटे छोटे दल भी अपना तामकोरा लेकर लाउडस्पीकर के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। अलीगढ़ में तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया गया। कहीं पाठ होने लगा तो कहीं सियासत, और इसी बीच आया रामनवमी का पर्व, जहां इस पूरे सुरताल का असर देखने को मिला। और मामला जा पहुंचा भोपाल तक, जहां रामनवमी पर जुलूस के दौरान पहले झड़प हुई, बाद में उसके दंगे के रूप में बदल जाने से राज्य सरकार अलर्ट हो गई। तो वहीं अब आपको बता दें कि अजान के विरोध में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा मामले में हिंदू महासभा भी शामिल हो गई है। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने समर्थकों के साथ अपने सनातन भवन कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ बजा दिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे इस विवाद में एक और विवाद जुड़ गया। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर मामला आप देख रहे हैं, इस तरीके से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन विशेष समुदाय द्वारा किया जा रहा है। अजान हमारे कानों को दूषित कर रही है और इस तरह हमारा ही समुदाय है कि हम नियमों के अनुपालन में शांत बैठे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज हमने फैसला किया है कि पक्षपाती रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। हम भी अब 5 पहर अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, भक्ति के भजन बजाए जाएंगे। ये फैसला किया शुभ होकर के कि ये जो पक्षपाती रवैया ये बर्दाश्त के काबिल अब नहीं है। हम भी अब 5 पहर जो है अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, अपने भक्ति के भजन बजाएंगे। इसलिए हमने लाउड स्पीकर लगवाया है, क्योंकि अब हमारी मानसिकता भी जो है अशुद्ध होती है। तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने भी कह दिया कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब सुबह होती थी तो हमें मंदिरों से भजन की आवाज सुनाई देती थी। समय समय पर लोग अपनी आदतें बदलते गए और नतीजा ये हुआ कि हमको सुबह दूषित हवा और अजान की दूषित ध्वनि सुनाई देती है। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर डाला है कि जितने भी श्री राम भवन हैं, वहां पर लाउडस्पीकर लगेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्रोच्चारण होगा। तो वाराणसी भी अजान और लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर मचे इस घमासान से अछूता नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपनी ही छत से हनुमान चालीसा शुरू कर दी। साथ ही लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा शुरू करने वालों का ये भी कहना है कि अजान की वजह से मोहल्ले के लोग काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो वहीं अब ताजा मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी से सामने आया, जहां हनुमान जयंती के ही दिन निकाली गई शोभा यात्रा में एक समुदाय के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हुए।
तो वहीं इसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सुरक्षा में चूक बता रहे हैं, तो बीजेपी इसको केजरीवाल की साजिश बता रही है। तो वहीं इस मामले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि चाहे हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र, अगर बहस से शुरू किया जाए तो उसका कोई पुण्य नहीं लगता। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये राग और कहां तक जाएगा। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।